सो वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम की बात करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम ये आपका पार्ट 5 है और ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, डेफिनेशंस वाला। और इस डेफिनेशंस वाले चैप्टर में अभी तक ये 5 पार्टों के अंतर्गत आपको जो भी मैंने बताया है, इन सब का एक असाइनमेंट मैं कल आपके इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालूंगा। उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा असाइनमेंट के अंदर। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे और इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत, तो बहुत सावधानी से उस असाइनमेंट को पूरा कीजिएगा। तो चलिए अभी एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि कृषि आय एक बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आय के अंतर्गत और इसको इनकम टैक्स से मुक्त करा गया है। इनकम टैक्स से मुक्त रखा गया है कृषि आय को, यानी कृषि आय के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इनकम टैक्स के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों को कृषि आय पर इनकम टैक्स लगाने का अधिकार है, परंतु अभी तक किसी राज्य सरकार ने भी ऐसा कोई टैक्स कृषि आय पे लगाया नहीं है। राज्य विधानमंडल ने अभी तक कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया गया है। लेकिन अब इसमें कृषि आय के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो लिखी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत इनकम टैक्स के अंदर। वो आपको समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर इनकम टैक्स के अनुसार कृषि आय की जो परिभाषा है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो अपने को समझनी है। तो वो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि कृषि आय भारत में स्थित भूमि से होनी चाहिए। भारत में स्थित भूमि से कृषि आय। कृषि आय से अब क्या मतलब है, यहाँ पे एक बात क्लियर कर लीजिए कि किराया भी हो सकता है। कृषि आपने कोई लैंड थी कृषि करने के लिए, जो ज़मीन थी वो ज़मीन आपने किराए पे दे दी या लगान के ऊपर दे दी, या उसका प्रयोग आपने कृषि कार्यों के अंतर्गत किया और फिर आपको उससे हुई आय। किराए से भी आय हो सकती है, कृषि कार्यों से भी आय हो सकती है। तो ये दोनों आय इनकम टैक्स से मुक्त मानी गई हैं। परंतु अब यहाँ पर 2 बातें समझनी पड़ेंगी आपको। कि पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कृषि कार्य से मतलब क्या है। इसका एक बार एक केस चला था कोर्ट के अंतर्गत, उस कोर्ट के केसों के आधार पर जो फैसला हुआ है वो समझना है अपने को। कृषि आय के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 कार्य माने गए हैं। कृषि आय के अंतर्गत, कृषि कार्यों के अंतर्गत 2 कार्य माने गए हैं। एक तो माने गए हैं प्राथमिक कार्य, एक तो माने गए हैं प्रारंभिक कार्य या प्राथमिक कार्य, प्रारंभिक कार्य, और एक माने गए हैं इसके बाद के कार्य, बाद की क्रियाएं, बाद के कार्य। तो अब इनको समझना है। प्रारंभिक कार्यों के अंतर्गत क्या माना गया है। प्रारंभिक कार्यों के अंतर्गत माना है कि आपने भूमि को तैयार करा कृषि करने के लिए, यानी भूमि को जोतना, उसके पश्चात भूमि में पानी देना और उसके बाद में बीज बोना। ये कार्य जो हैं इनको अपन ने माने हैं प्राथमिक कार्य, प्रारंभिक कार्य, प्राथमिक कार्य। और यदि इन प्रारंभिक कार्यों का प्रयोग किया गया है कृषि भूमि में तो उसको अपन कृषि कार्य में शामिल करेंगे। यानी भूमि को जोत दिया, समतल कर दिया, उसको पानी दे दिया भूमि के अंतर्गत, उसके बाद में उसमें बीज बो दिए, तो ये अपन मान लेंगे प्रारंभिक कार्यों में।
बाद के कार्यों के अंतर्गत क्या क्या शब्द शामिल की जाएंगी? बाद के कार्यों में जैसे निराई करना, गुड़ाई करना, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना और सिंचाई करना। और उसमें कोई अपन जैसे पेस्टिसाइड्स डालते हैं जिससे पौधों में कोई कीड़े नहीं लगे, तो उनकी पौधों में कीड़े ना लगे, या कीड़ों से या जानवरों से रक्षा करना, ये माने हैं बाद के कार्य। तो अब इसको अच्छी तरीके से दोनों बातों को समझना है आपको कि कृषि कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रारंभिक कार्य, एक बाद के कार्य। प्रारंभिक कार्यों के अंतर्गत तीन चीजें मुख्य हैं: भूमि को जोतना, भूमि में पानी देना और भूमि में बीज बोना। और बाद के कार्यों में निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, पौधों में कीड़ों से या जानवरों से उनकी रक्षा करना। तो यदि कृषि भूमि का प्रयोग प्रारंभिक कार्यों में कर लिया गया, प्रारंभिक कार्यों में यदि भूमि का प्रयोग कर लिया गया तो उसको कृषि कार्यों में प्रयोग माना जाएगा। बाद के कार्यों के अंतर्गत यदि प्रयोग हुआ है तो वो कृषि कार्य में जरूरी नहीं है कि वो सम्मिलित किया ही जाएगा। तो कृषि कार्यों के अंतर्गत मुख्य शर्त कौन सी है? ये वाली शर्त पूरी होनी जरूरी है, प्रारंभिक कार्य होने जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत कि एक व्यक्ति के पास में कृषि भूमि थी और उस व्यक्ति ने उसमें कुछ भी नहीं बोया और उसके अंतर्गत जंगली घास उग गई, जंगली वृक्ष उग गए, और उसने उस जंगली वृक्ष को और जंगली घास को बेच दिया और उससे उसको आय प्राप्त हुई, तो क्या वो कृषि आय मानी जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि उसमें प्रारंभिक कार्य तो हुआ ही नहीं। वो जंगली घास तो अपने आप उग गई, स्वतः उग गई, जंगली वृक्ष तो अपने आप उग गए, स्वतः उग गए, ना तो जोतना हुआ, ना पानी दिया, ना बीज बोया। तो ऐसी दशा में जो आय प्राप्त हुई स्वतः उगी हुई घास से, स्वतः उगे हुए वृक्षों से जो आय प्राप्त हुई, वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। हालांकि कृषि आय को इनकम टैक्स से मुक्त माना गया है, लेकिन कृषि आय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली शर्त पूरी होनी जरूरी है। प्रारंभिक कार्य यदि पूरे होते हैं तो अपन उसको कृषि आय में मानते हैं, अदरवाइज उसको नहीं माना जाता। प्रारंभिक कार्यों में कौन से हैं? भूमि को जोतना, पानी देना और बीज बोना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है कि यदि स्वतः, अच्छा चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की फसल को, खड़ी फसल को, यानी फसल तैयार खड़ी थी, उसको खरीद लिया और फिर उसको काट कर बेच दिया, तो क्या वो कृषि आय मानी जाएगी? तो उसको भी कृषि आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने खड़ी हुई फसल खरीद ली और उसको बेच दिया। तो इसका मतलब प्रारंभिक कार्य तो उसमें नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने प्रारंभिक कार्य तो नहीं किया, जोतना नहीं किया, पानी नहीं दिया, बीज नहीं बोए, खड़ी फसल को खरीद के बेच दिया। तो इसका मतलब वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। तो कृषि आय के लिए ये वाली शर्त पूरी होनी बहुत जरूरी है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो उसको कृषि आय अपन मान लेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अब आपको ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, कृषि आय इनकम टैक्स से मुक्त है अभी तक। और कृषि आय के अंतर्गत एक तो कृषि कार्यों से आय होनी सम्मिलित है। कृषि कार्य किसको मानेंगे? कृषि कार्य उसको मानेंगे जिसमें प्राथमिक कार्य या प्रारंभिक कार्य हो चुका है, जिसमें भूमि को जोतना, भूमि में पानी देना, भूमि में बीज बोना, ये तीन कार्य हो गए और फिर उसको अपन कृषि कार्य मान लेंगे, अदरवाइज कृषि कार्य नहीं माना जाएगा। कृषि भूमि को अगर आपने किराए पे दे दिया, लगान पे दे दिया, उससे कोई आय हुई तो भी उसको कृषि आय में सम्मिलित किया जाएगा। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ये तो भारत में स्थित कृषि भूमि की बात हो गई। अगर किसी व्यक्ति के पास में विदेश के अंदर कोई कृषि भूमि है और उससे यदि कोई आय हुई है तो उसका क्या होगा? तो इसमें अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विदेश में यदि कोई कृषि भूमि है तो उसकी आय के ऊपर तो टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन वो भी, उसमें भी कई शर्तें हैं। चलिए उसकी अपन अभी बाद में बात करते हैं, पहले सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2(1)(a) के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सेक्शन 2(1)(a) में पहली बात, भारत में स्थित कृषि भूमि की कृषि आय
कृषि आय में किराया या लगान या कृषि कार्य के अंतर्गत प्रारंभिक कार्य होने जरूरी है। अब इसके साथ में सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि यदि कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाया, आपने विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया से अथवा उपज बेचने से प्राप्त आय, उसको भी कृषि आय माना जाएगा। कई कृषि फसलें ऐसी होती हैं जिसको बेचने से पहले विक्रय योग्य बनाना पड़ता है। तो विक्रय योग्य बनाने के लिए यदि कोई क्रिया करी है आपने और उससे कोई आय हुई या उस उपज को बेचने से कोई आय हुई, तो उसको भी कृषि आय में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते प्रारंभिक कार्य पूरे हुए हों उसके ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ में एक तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, थर्ड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कृषि आय के संबंध में, वो ये है कि कृषि भूमि के ऊपर यदि कोई मकान बना हुआ है तो कृषि भूमि पर स्थित मकान और उस मकान से कोई आय हो गई, आपको इस मकान से कोई आय हो गई, तो उसको कृषि आय माना जाए या नहीं माना जाए। तो देखिए, यदि इस मकान का प्रयोग कृषक जो है वो अपनी भंडार गृह के रूप में करता है, अपने स्वयं के रहने के लिए करता है, स्वयं के रहने के लिए करता है या भंडार गृह के लिए उसका यूज करता है, तो फिर कोई आय होती है तब तो वो कृषि आय मानी जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगी हुई हैं कि शर्तें ये है कि एक तो उस पर स्थानीय कर लगता हो, तो या कोई लगान लगता हो, या फिर उसकी जो भूमि है, कृषि भूमि जो है वो नगरपालिका अथवा कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा में स्थित नहीं होनी चाहिए, जिसकी आबादी 10,000 से अथवा उससे अधिक हो। यह भी आवश्यक है कि ऐसी भूमि ऐसी नगरपालिका की स्थानीय सीमा से निर्धारित दूरी के अंदर भी स्थित नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट हैं, लेकिन आपको बेसिक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि उसका प्रयोग वह स्वयं के रहने के लिए करता हो और भंडार गृह के लिए करता हो, तो उससे कोई आय होगी तो उसको भी अपन कृषि आय में सम्मिलित कर लिया जाएगा, बशर्ते वो नगरपालिका की सीमा, लगान उसके ऊपर लगता हो, कर लगता हो, या नगरपालिका की कुछ शर्तें लगी हुई हैं, 10,000 से ज़्यादा की आबादी में स्थित नहीं होनी चाहिए वो भूमि, तो उसके ऊपर ये शर्तें लगी होनी चाहिए। तो देखिए, अब इसमें 3-4 बातें आ गई। अब इन सारी बातों को अगर अपन माने एक जगह पे समराइज करें तो कृषि आय के प्रकार अब देख लीजिए कौन कौन से हो गए। कृषि आय के प्रकार यानी क्या क्या चीज़ें अब आप कृषि आय में सम्मिलित करेंगे वो समझ लीजिए वापस से। फर्स्ट पॉइंट में बोलिए क्या चीज़ शामिल करेंगे? भूमि से प्राप्त किराया, भूमि से प्राप्त किराया। आपने कृषि भूमि है वो किराए पे दे दी, मैंने अभी आपको बताई थे 2 पॉइंट, या तो भूमि आपने किराए पे दे दी या आपने भूमि का प्रयोग किस में किया? कृषि कार्यों में किया। इन दोनों से आपको आय हुई, तो ये दोनों में आय कौन सी मानी जाएगी? कृषि आय। कृषि कार्यों में आय कब मानेंगे? जब उस पर प्रारंभिक कार्य पूरे हो चुके हों, अदरवाइज वो कृषि कार्यों में प्रयोग नहीं मानी जाएगी। तो भूमि से प्राप्त किराया क्या माना जाएगा? कृषि आय। यानी किसी व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण भूमि किसी अन्य व्यक्ति को दे दी कृषि कार्य करने के लिए और उससे किराया ले लिया, तो वो किराया भी कृषि आय में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात, भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय, ये भी आपको मैंने बता दिया कृषि आय के, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? प्रारंभिक कार्य उसमें हुए हों तो ही कृषि कार्य में माना जाएगा, अदरवाइज कृषि कार्य में वो प्रयोग नहीं मानी जाएगी। तीसरी बात, अपनी उपज को विक्रय योग्य, अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली
क्रिया से आय। ये बात भी मैंने अभी आपको बताई थी कि कई सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनको विक्रय करने से पहले विक्रय योग्य बनाना पड़ता है, और यदि विक्रय योग्य बनाने से यदि कोई आय होती है, उससे उसके विक्रय मूल्य में भी वृद्धि होती है। जैसे जूट का पौधा होता है, जूट के पौधे से रेशा निकालना है और रेशे की सफाई करनी है और फिर उसका विक्रय होता है। जैसे इसी प्रकार से कॉफ़ी या तंबाकू को विक्रय योग्य बनाना पड़ता है बेचने से पहले, तो उसमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे उससे जो आय होती है उसको भी कृषि आय माना जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि सरसों से तेल निकालना या ईख से या खांड बनाना या कपास से बिनोला अलग करना, ये कृषि ऐसी क्रियाओं में शामिल नहीं होता। ये एक अलग क्रिया हो गई। सरसों का उत्पादन अलग है, सरसों का तेल निकालना अलग है। तो अगर आपने सरसों को विक्रय योग्य बनाने के लिए कोई क्रिया करी, उससे कोई आय हुई, तब तो वो कृषि आय में सम्मिलित की जाएगी। लेकिन अगर आपने सरसों का तेल निकाला और फिर उसको विक्रय किया, तो वो फिर एक अलग बात हो गई, वो विक्रय योग्य बनाने की क्रिया में शामिल नहीं होगा। चौथी बात, किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से आय। देखिए, बेचने का मतलब यहाँ पर ये दो बातें आती है। किसान ने अपनी कृषि का उत्पादन करा और उसकी फसल जो हुई, उस फसल को उसने बेच दिया किसी अन्य व्यक्ति को और उससे आय प्राप्त करी, तो वो तो कृषि आय मानी जाएगी। अब उस व्यक्ति ने अपनी स्वयं की दुकान पर बेचा, उसने स्वयं की एक दुकान खोल रखी है और अपने स्वयं की दुकान पर अपनी कृषि की फसल को बेचता है, तो क्या कृषि आय मानी जाएगी? तब भी कृषि आय मानी जाएगी। लेकिन यदि वो स्वयं की दुकान पर किसी अन्य व्यक्ति की फसल को, अन्य व्यक्ति के उत्पाद को, कृषि उत्पाद को बेचता है, तो उसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। तो स्वयं की दुकान पर स्वयं की कृषि उपज को बेचता है और उससे कोई आय होती है, तो वो कृषि आय में सम्मिलित की जाएगी। स्वयं की दुकान पर किसी अन्य व्यक्ति की कृषि उपज को बेचता है, तो उससे जो आय होगी वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। ये बात अब आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो स्वयं की दुकान पर स्वयं की उपज बेचने से आय, ये तो कृषि आय मानी जाएगी। और स्वयं की दुकान पर अन्य व्यक्ति की कृषि उपज बेचने से आय, इसको कृषि आय नहीं माना जाएगा। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है आपको, लास्ट पॉइंट कृषि आय के संबंध में जो आपको ध्यान रखना है, वो पॉइंट भी समझ लीजिए। कृषि के काम में आने वाले मकान, ये भी मैंने यहाँ भी आपको बताया था, कृषि भूमि पर स्थित मकान। तो इस मकान का पॉइंट, ये 5 पॉइंट अब आपको वापस से ध्यान रखने हैं। कृषि के काम आने वाले मकान क्या है? देखिए, पहली बात तो यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए कि ये मकान कौन सा है जो कृषि के काम में आता है। कृषि के काम में यानी कृषि से संबंधित सामान उसमें रखा जाता है, कृषि से संबंधित भंडार गृह का काम आता है, या उसमें कृषक स्वयं अपने परिवार के साथ रहता है, तो वो मकान कृषि के काम आने वाला मकान माना जाएगा। और कृषि भूमि के साथ में लगा हुआ होना चाहिए यह मकान, या तो कृषि भूमि में स्थित होना चाहिए या कृषि भूमि के साथ में लगा हुआ मकान होना चाहिए। तो इस मकान से होने वाली आय को कृषि आय माना जाएगा। कृषि आय इसको अपन मान लेंगे। लेकिन इसके लिए वही कुछ शर्तें हैं जो मैंने आपको बताई थी। एक तो नगर पालिका क्या क्या शर्तें हैं वो सुन लीजिए आप एक बार। ऐसी भूमि पर भारत में कोई लगान लगता हो अथवा कोई स्थानीय कर लगता हो जो सरकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित और वसूल किया जाता हो, एक तो ये शर्त उसमें पूरी होनी चाहिए। दूसरी, यदि उस भूमि पर लगान अथवा स्थानीय कर नहीं लगता तो वह भूमि ऐसी नगरपालिका अथवा कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा में स्थित नहीं होनी चाहिए जिसकी आबादी 10,000 अथवा अधिक हो।
तो ये दो शर्तें इसके अंतर्गत लगी हुई हैं। अगर और ये मकान की आय अगर होगी तो फिर उसको अपन कृषि आय में सम्मिलित कर लेंगे। तो ये एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड आपको बातें ध्यान रखनी है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको मुख्य रूप से वापस से बता दिए। सेक्शन 2A के अंतर्गत लिखी हुई है, एक बार फिर रिवाइव करा देता हूँ आपको। इनकम टैक्स के अंदर कृषि आय मुख्यतः इनकम टैक्स से मुक्त रखी गई है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में लिखा है, भारत में स्थित कृषि भूमि से कृषि आय चाहे वो किराए लगान से हो चाहे कृषि कार्य से हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि कार्य के अंतर्गत किसको मानेंगे? कृषि कार्य के अंदर यदि प्रारंभिक कार्य पूरा हुआ है तो उसको अपन कृषि कार्य को अंतर्गत सम्मिलित मानेंगे। प्रारंभिक कार्य में भूमि को जोतना, पानी देना और बीज देना। बाद के कार्य चाहे हुए हों चाहे ना हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारंभिक कार्य पूरा होना जरूरी है तो उसको कृषि कार्य के अंतर्गत प्रयुक्त मान लिया जाता है। और कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए अथवा किसी क्रिया अथवा उपज बेचने से प्राप्त आय को भी कृषि आय मान जाएगा। कृषि भूमि पर स्थित मकान के अंतर्गत से कोई आय होती है तो उसको ही मान जाएगा। तो भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान, इसको कृषि आय माना गया है। भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय, इसको भी कृषि आय माना गया है, बशर्ते प्रारंभिक कार्य पूरे हुए हों। अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से यदि कोई आय होती है उसको भी कृषि आय माना गया है। किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से आय, अगर वो स्वयं की दुकान पर स्वयं की उपज को बेचता है तो वो कृषि आय मानी गई है। स्वयं की दुकान पर अन्य व्यक्ति की कृषि उपज को बेचने से आय हुई है तो उसको कृषि आय नहीं माना गया। और कृषि के काम में आने वाले मकान की आय को भी कृषि आय माना जाता है। कृषि के काम में आने वाले मकान को कैसे मानेंगे? या तो स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में आता है या भंडार गृह के रूप में कार्य आता है, तो उसको कृषि के काम में आने वाला मकान मानेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशंस वाला, ये अपना पूरा होता है, पार्ट 5 के अंतर्गत पूरा होता है। कल मैं इसके आपको असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालूंगा। वो असाइनमेंट्स आपको करके उसके आंसर या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही वापस से मेरे को असाइनमेंट पूरे करके बताएंगे, और एक आप घर पे रजिस्टर रखेंगे इनकम टैक्स का अलग से, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे। उसकी फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल देंगे कि आपने असाइनमेंट पूरा कर लिया है या नहीं करा। मैं सारे वो क्वेश्चंस दूंगा जो इस चैप्टर में एग्ज़ाम में से आए हुए हैं। इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। चाहे वो क्वेश्चन निर्धारण वर्ष क्या होता है, गत वर्ष क्या होता है, कृषि आय क्या होती है, करदाता किसे कहते हैं, आय के संबंध में जितने भी पॉइंट्स अपन ने आपको मैंने क्लियर करे हैं डेफिनेशन में, वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। कल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं असाइनमेंट डालूंगा, वो असाइनमेंट आपको पूरा करना है। थैंक यू वेरी मच।